हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो जैसे कि हम आपके लिए यूके पीएससी सी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज है हमारा डे 3। कुछ बच्चों के डाउट आए जो कि हम इस वीडियो के एंड में सॉल्व करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ और क्वेश्चंस और यूके पीएससी को समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस वो आपके एग्जाम में डाल रहे हैं और किस तरह से वो टॉपिक का पूरा इस्तेमाल करते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड में ये टॉपिक्स आपसे पूछ लिए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, चूज द सेट ऑफ नंबर अमंग द फॉलोइंग सेट विच इज सिमिलर टू द सेट ऑफ। मतलब ये सेट वेट से कुछ नहीं है, बस वो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये तीन नंबर किस तरह से एक दूसरे से लिंक हैं, उसी तरह से आप बताओ इन नंबर्स और इन नंबर्स में कौन उसी तरह से लिंक है। समझ रहे हो बात? तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये सी सेट का जो पेपर है इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। आप जैसे ही इस तरह के क्वेश्चंस रीजनिंग के किसी भी एग्जाम में करते हैं या फिर आप कोई बुक लेके आते हैं उसमें ये क्वेश्चंस करते हैं तो आप इनके बीच में कुछ रिलेशंस ढूंढते हैं। मगर रुक जाइए, ये है सी सेट और यूके पीएससी का सी सेट। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इस तरह के क्वेश्चंस में रीजनिंग तो है मगर रीजनिंग के साथ थोड़ी सी मैथ्स इंक्लूड कर देते हैं। ये आपको समझना होगा। मैथ्स का मतलब हो गया कि इन नंबर्स को आपने सही से देखना है और इनके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन तो नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो वो आपने ध्यान रखना है। इसीलिए जब यूके पीएससी की हम बात करते हैं तो सी सेट का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जनरल एप्टीट्यूड जो है इनका वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसे हम समझेंगे। तो अगर आप समझें तो 12, 20 और 60 अगर इस तरह से तीन नंबर लिखे हुए हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर लॉजिक सोचने भी लगेंगे कि क्या हो रहा होगा। 20 3 60, 12 5 60। एक चीज आपको समझ में आ रही है कि 12 और 20 दोनों का मल्टीपल है, ये दोनों का गुणज है। ये तो दोनों का गुणज होने का मतलब हो गया कि भैया ये जो नंबर है ना वो लॉस ऑफ पॉ है। किसका लॉस ऑफ है? तो 12 और 20 का लॉस ऑफ है। आ रही है बात समझ में? जो ये 12 और 20 का एलसीएम है, इट मींस कि आपको और नंबर्स को ऑब्जर्व करना है। तो पहले हम इन दोनों को देखते हैं। 15 और 12 दोनों नंबर के मल्टीपल क्या 90 है? तो 15 के पहाड़े में तो 90 आता है मगर 12 के पहाड़े में नहीं आता, तो बाहर कर दो। 7 के पहाड़े में और 11 के पहाड़े में 75 नहीं आता है। आ रही है बात समझ में? 6 के और 16 के पहाड़े में भी 90 नहीं आता है। 6 के पहाड़े में आता है मगर 16 के पहाड़े में नहीं आता है। दोनों के पहाड़े में आना चाहिए बड़ा नंबर। तो आपने देखा कि 24 जो है वो 8 के और 12 के दोनों के पहाड़ों में आता है। और अगर आपको लॉस ऑफ पॉ निकालना आता है, एलसीएम निकालना आता है, तो आप कहेंगे 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो किससे रिलेटेड है? ये नंबर सिस्टम के ही अंदर आएगा। नंबर सिस्टम के ही अंदर आएगा। तो नंबर सिस्टम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इसके लिए कौन से टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करनी है? एलसीएम एचसीएफ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत भयानक करना है आपने, ना, आपने हल्का हल्का एलसीएम एचसीएफ समझ लेना है, बेसिक समझ लेना है कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आने वाले निकट वर्षों में बताइए कौन सा वर्ष पूर्ण वर्ग है? आने वाले, तो ठीक है, बेसिकली ये 2016-17 में पेपर हुआ था तो उसमें 18, 20, 25 और 32 थे, आने वाले साल ही थे। इसी तरह से देखो तो सबसे पास जो था वो 18 था। आपने इसे चेक करना है कि ये पूर्ण वर्ग है। मगर आप क्या करेंगे,
आप बोलेंगे हम डिवीजन मेथड, हम भाग विधि से चेक कर लेंगे, हम इसके फैक्टर कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि रुको, ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो आपके 100 क्वेश्चन 2 घंटे में नहीं हो पाएंगे। क्या देखना है आपने? एक चीज तो समझ में आ गई आपको कि आपको देखना है कि ये सारे जो हैं ये वर्ग हैं या नहीं है, ये बताना है इनमें से कौन सा वर्ग है जो निकटतम हो 2017 के, क्योंकि उसी वर्ष ये पेपर हुआ था। ठीक, तो आप क्या करेंगे, एक जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं उसे समझिए। और कॉन्सेप्ट है कि 1 से लेके 25 तक के जो वर्ग हैं उनकी अंतिम दो अंक जो होते हैं वही किसी नंबर के पूर्ण वर्ग के अंतिम 2 अंक होते हैं। जैसे 1 का वर्ग करते हो तो 0.1, 2 का करते हो तो 0.4, 3 का करते हो तो 0.9, 4 का करते हो तो 16, लास्ट के 2 16, 5 का करते हो तो 25, 6 का करते हो तो 36। मतलब किसी भी स्क्वायर नंबर की लास्ट 2 डिजिट या अंतिम 2 अंक 0, 1, 0, 4, 0, 9, 16, 25 और 36 ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। तो 25 तक कह रहा हूं मैं, 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। तो आप कहेंगे आपको कोई ऐसा नंबर याद नहीं जिसके अंतिम 2 अंक 18 हों, जिसके अंतिम 2 अंक 20 हों, जिसके अंतिम 2 अंक 32 हों। तो आप कहेंगे केवल एक नंबर ऐसा है जिसके अंतिम 2 अंक 25 हैं, तो यही एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और किसका वर्ग होगा? तो ये 45 का वर्ग होगा। आपने करना क्या है, 1 से लेके 25 तक के वर्ग अगर आप इस एग्जाम को सीरियसली लेते हैं तो याद कर लेने हैं। 20 तक तो आपको याद होंगे ही, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 20 तक आपको वर्ग याद है ही। बस 5 और 25 याद हो जाएंगे। 25 तक अगर आपको वर्ग याद हैं तो ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है मैं आयतों ऑब्लिक वर्गों की संख्या बताइए। कहने का मतलब सब गिन दो, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली जो हैं सब गिन दो। समझ रहे हो? इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं आयत अलग गिनो और वर्ग अलग गिनो, इसका मतलब है सब गिन दो। मगर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो आपसे केवल आयत गिनने के लिए कहता तो भी आप आयत प्लस वर्ग दोनों गिन देते। आयत का मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों आपने काउंट करने हैं। ये गांठ बांध लो, जब भी वो आपसे आयत कहेगा तो आपने आयत और वर्ग दोनों काउंट कर लेने हैं। और जब वो केवल आपसे वर्ग कहेगा तो आपने केवल वर्ग गिनने हैं। तो इस सवाल में वो बस बच्चों को कंफ्यूज करना चाहता था। वो अगर आयत वर्गों की जगह केवल आयत भी लिखता तो भी आप क्या काउंट कर रहे थे, आयत और वर्ग दोनों काउंट कर रहे थे। इतना याद रखना। और क्यों ऐसा होता है तो आप कहेंगे आयत क्या होता है, तो आप कहते हैं आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बस इतना ही तो होता है। तो हमने कहा हाँ। वर्ग क्या होता है? अब वर्ग को देखते हैं। आपने वर्ग में देखा कि उसकी तो चारों भुजाएं बराबर है, मगर आयत होने के लिए क्या चाहिए? केवल और केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं? आपने बोला हाँ हैं। इधर से देखा क्या ये भी बराबर हैं? तो आपने कहा हाँ गुरुजी ये भी बराबर हैं। और अगर ऐसा है तो जब भी वो आपसे आयत काउंट करने के लिए कहे तो आपने आयत प्लस वर्ग दोनों काउंट करने हैं, दोनों जोड़ने हैं। समझ रहे हो? और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत की तो चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तो उसमें आपने ऐसा नहीं करना है। आ रही है बात समझ में? अब इसे करेंगे कैसे, इसका भी तरीका समझ लो। आज इसे समझ लो। पहले हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास इस तरह की डिफाइंड है, इसी तरह की फिगर आएगी वहीं लगेगा। अगर हमने क्या किया 1 2 3 और 1 2 इस तरह से लिख लेना है। अगर आपको गिनने हुए वर्ग गिनते हैं
तो आपने देखना है यहां 3 है और यहां 2 है, 3 और 2। तो आपने कुछ इस तरह से लिखना है, वर्ग में बता रहा हूं, वर्ग में बता रहा हूं। तो 3 गुणा गए 2 और इन्हें कम करते जाओ, 3 के बाद आता है 2 और 2 के बाद आता है 1। तो इस तरह से 6 और 2 8 वर्ग हो गए। अगर आपसे पूछता आयत तो क्या करेंगे? तो आपने क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है। 1 + 2 + 3 कितना आ गया? तो आपने कहा 6 आ गया और इन दोनों को जोड़ोगे तो आ गया 3 और 6 गुणा गए 3, तो 6 गुणा गए 3 करेंगे, आ जाएगा 18। आगे बात समझ में? एक दूसरी फिगर बना रहा हूं, यह आप काउंट करके बताओ। देखो फिगर बड़ी आ सकती है, कुछ इस तरह से आ सकती है, ठीक है। इस वाले में तो गिन भी सकते थे आप, छोटी फिगर थी, मगर अगर बड़ी फिगर आएगी तो ये फॉर्मूला आपको काम करेगा। समझ रहे हो क्या करना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3, हमें गिनने क्या है? वर्ग गिनने ही हैं। तो वर्ग गिनने में क्या करना है? 3 और 2 लिखा था, तो यहां पे 5 गुणा गए 3 लिखो, तो लिखोगे 5 गुणा गए 3 प्लस 4 गुणा गए 2, एक एक कम करके बढ़ते जाओ, फिर 3 गुणा गए 1। जैसे ही 1 मिल गया रुक जाओ, फिर इन्हें जोड़ लेते हैं। तो आपने कहा 15 + 8 + 3, तो 15 और 3 18 और 8 26 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 26 वर्ग हैं। आई बात समझ में? इसी में अगर आपको आयत गिनना होता, आयत गिनना होता तो आप क्या करते? इन सबको जोड़ते। 1 3 पंजे 15, 15 आएगा, जोड़ के देख लेना, और 3 दूनी 6, 6 आएगा, तो 15 छके, तो आप कहेंगे 15 गुणा गए 6 और ये दे देगा आपको 90। ठीक है, अगर आपने ये कहीं भी पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा मैं ही पढ़ा, कहीं भी पढ़ा है तो रिकॉल हो जाएगा जी, ये रिकॉल हो गया आपका। आपको ये ऐसे ही करना है। वर्ग और आयत में डिफरेंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आयत बोलेगा तो आयत और वर्ग दोनों काउंट करने होते हैं, जबकि वर्ग बोलता है तो केवल वर्ग काउंट करने होते हैं। इससे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है कि क्या काउंट करूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, याद करना है याद कर लो, जो करना है करो, मगर कर लो, क्योंकि ये वो सवाल है, मैं वो सवाल आपको करवा रहा हूं जो कि एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि आरती सौम्या से बड़ी है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, आरती सौम्या से बड़ी है, तो सौम्या से बड़ी है लिख दिया हमने यहां पे, सौम्या से बड़ी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि मुस्कान आरती से बड़ी है, मुस्कान यहां लिख दी, मुस्कान आरती से बड़ी है, लेकिन कशिश से छोटी है। कौन? मुस्कान कशिश से छोटी है, कशिश ऊपर लिख दी, कशिश से छोटी है मुस्कान। आगे पढ़ा आपने तो कशिश सौम्या से बड़ी है, तो आपने देखा कशिश सौम्या से बड़ी है, आपने बोला हाँ बड़ी है, कशिश तो बड़ी है। फिर आपने पढ़ा कि सौम्या मुस्कान से छोटी है, तो आपने देखा सौम्या जो है वो मुस्कान से छोटी है, आपने बोला बिल्कुल। और फिर कह रहा है कि गार्गी सबसे बड़ी है, तो यहां पे सबसे ऊपर आपने लिख लिया गार्गी सबसे बड़ी है। अब आपने बोला कि ये 2 लाइन उसने क्यों दी? पता है क्यों दी? क्योंकि उसे मालूम है कि आप एग्जाम प्रेशर में इन लाइंस को कशिश की जगह कुछ और पढ़ लोगे, सौम्या की जगह कुछ और पढ़ लोगे, आप बोलोगे अरे यार ये तो बन चुका, कुछ और कह रहा है। ये आपका टाइम खराब करने का है। तो कूल रहने का, इत्मीनान से रहने का, जितना आप कूल रहोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप सही करोगे। तो इनमें नहीं घबराना कि एक ही लाइन दोबारा लिख दी, उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो 2 लाइन मैंने सर्कल की हैं, इनका कोई मकसद तो है, कोई मतलब नहीं है। ना भी कहता तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर उसने दी और आपको बौखलाना चाहता है, मगर आपने नहीं करना है। ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सबसे छोटी है, तो आप कह देंगे सौम्या, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब कह रहा है कि शून्य है। शून्य क्या है? एक संपूर्ण, पूर्णांक कहना चाहिए था, पूर्णांक संख्या, एक विषम पूर्णांक
इसमें तो पूर्ण कह दे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंटीजर लिखा हुआ है और इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक, है ना, पूर्णांक। तो कह रहा है कि पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो कह रहा है सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो आपने बोला अरे जीरो, इवन, बोले तो ना तो सम है ना विषम है और एक्सक्यूज मी ना सम और विषम दोनों है। अब एक चीज बताओ, कैसे पता करोगे कि सम है या विषम है? अगर आपको याद है, रट्टा हुआ है, तब तो ठीक है। सम की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा तो सम की है, तो आप कहते हैं सम ऐसा संख्या, सम ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, दो से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं सम। तो क्या शून्य दो से विभाजित होता है? तो आप कहेंगे पता नहीं। जिनको नहीं पता है उन्हें पता नहीं है भाई, और जिनको पता है उन्हें भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या बात चल रही है। समझ रहे हो? समझो। अब हमने अभी अभी सम की परिभाषा पढ़ी, और सम की परिभाषा जब हमने पढ़ी तो हमने कहा कि भाई सम ऐसे नंबर होते हैं, ऐसी संख्या होती है जो दो से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब दो से विभाजित होने का मतलब है जैसे आपके घर में एक सेब आता था और आपके माँ जी पिताजी आपसे कहते थे कि बेटा विभाजित कर लो, बांट लो। बांटना कितने लोगों में बट जाए? दो लोगों में बढ़ जाए। तो एक सेब तो नहीं बढ़ सकता दो लोगों में। आप बोलोगे बांटते थे हम। काटना नहीं है, बिना काटे बांटना है, तो नहीं बढ़ सकता। तो एक नहीं बटेगा। दो सेब आपके पास होंगे तो दो लोगों में बांट दोगे, दो में ही तो विभाजित करना है। तीन सेब होंगे तो दो लोगों में विभाजित नहीं कर पाओगे। विभाजित तो कर दोगे, बराबर बराबर विभाजित नहीं कर पाओगे। आ रही है बात समझ में? तो आपने कहा क्या करें? शून्य क्या है? शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। मेरे हाथ में क्या है? तो आपने बोला सर कुछ नहीं। और ये जो कुछ नहीं है, क्या ये मैं दो लोगों को दे सकता हूं? तो आप कहेंगे पता नहीं सर, देखो मैं देता हूं। मेरे हाथ में क्या है? आपने कहा कुछ नहीं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, देखो कुछ है नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और ये कुछ नहीं उठा के मैं दो लोगों को देता हूं। एक को दिया और उठा के दूसरे को दे दिया। क्या दिया? तो आप बोलेंगे कुछ नहीं दिया। शून्य का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। मतलब शून्य एक आदमी को दिया और शून्य दो आदमी को दिया, तो दो लोगों में बांट दिया मैंने शून्य। क्योंकि शून्य को हम बांट सकते हैं दो में, तीन में, चार में, पांच में, छह में, किसी में भी बांट दो। कितने भी लोगों में आप बांट सकते हो शून्य को। इसलिए शून्य एक सम संख्या है। शून्य कैसी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। क्यों हो गई सम? क्योंकि हम उसे दो से विभाजित कर सकते हैं, दो में विभाजित कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? तो शून्य एक सम संख्या है। क्या मालूम इस बार इन्होंने ये दिया कि 0 इज एन इवन इंटीजर, या पूर्णांक की बात कर रहे हैं कि सम संख्या है। इस बार तो आपने कह दिया ठीक है, समझ में आ गया सम है। क्या मालूम वो अगली बार कहें कि शून्य इनमें से किस संख्या से विभाजित नहीं होगी या हो जाएगी। क्या शून्य 5 से विभाजित हो जाएगी? इस तरह से लिख दें, क्या शून्य 5 से विभाजित हो जाएगी? तो आप कहेंगे, अच्छा ऑप्शन भी लिख देता हूं। पहला है हां, दूसरा ऑप्शन है नहीं, तीसरा ऑप्शन है शायद, कभी कभार, कभी कभार, और तीसरा ऑप्शन है कह नहीं सकते। ठीक है, इस तरह से, या नहीं ज्ञात नहीं कर सकते, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप क्या कहेंगे? शून्य क्या 5 से विभाजित हो जाएगी? तो आप कहेंगे हां हो जाएगी। शून्य मतलब कुछ नहीं, और मेरे पास जब कुछ नहीं होता है तो मैं उसे कितने भी लोगों में बांट सकता हूं। मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं कितने भी लोगों में बांटूंगा, वो खत्म होगा ही नहीं। ठीक है, या अनंत खत्म नहीं होता, या शून्य खत्म नहीं होता, क्योंकि शून्य तो कुछ है ही नहीं।
आ रही है बात समझ में? तो इससे का आंसर हो जाएगा एन इवन इंटीजर या एक समपूर्णांक। एक समपूर्णांक, 0 एक क्या है? समपूर्णांक है। इतना याद रखना है आपने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म। आपने कहा कि मिसिंग टर्म बतानी है। समझ में आ रही है बात? मिसिंग टर्म बतानी है। तो जब भी आपके पास इस तरह से सीरीज आए और क्वेश्चंस जो नंबर्स हैं वो आपको ज्यादा लंबे लिखे हुए दिखें, ज्यादा लंबे लिखे हुए दिखें, तो आपने समझ जाना है कि दो सीरीज साथ में चल रही होंगी। देखो कौन कौन सी चल रही होंगी, तो आपने देखना है एक एक छोड़ के देखो। 1 और 3, 3 और 6, 6 और 10, 10 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरा देखो 1 और 9, 9 और 36, 36 और 100, 100 और क्वेश्चन मार्क, सॉरी 100 और 225, इस तरह से दिख रहा है आपको। तो आपने कहा हाँ दिख रहा है। 1 से 3 तक जाना है तो कितना जोड़ूंगा? मैं कहूंगा +2। 3 से 6 तक जाना है, कितना जोड़ूंगा? +3। 6 से 10 तक जाना है, कितना जोड़ रहा हूं? +4। 4 10 से क्वेश्चन मार्क तक जाना है, कितना जोड़ूंगा? 5 जोड़ूंगा और कह दूंगा 15 आएगा। आपने कहा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अगर दूसरी वाली में वो अगला सवाल पूछ लेता कि अगला क्या होगा, यहां पे 225 की जगह क्वेश्चन मार्क होता, तब कैसे करते? तो मैं कहूंगा 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 215 का स्क्वायर, मतलब जो नंबर यहां है लिखा हुआ उसी का स्क्वायर है। तो अगला जो नंबर आएगा, मतलब 15 था तो 15 का स्क्वायर 225 आ गया। आ रही है बात समझ में? यहां पे आपका आंसर आएगा 15। जो करना था वो करना था। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दी गई संख्या में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? देखो गुणनखंड गड़बड़ लिखा है, ठीक है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखा है, टेक्निकल टीम लिख देती है। दी गई संख्या में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? अभाज्य हमें समझ में आता है कि प्राइम नंबर की बात कर रहा है। मतलब 6 को अगर आप देखेंगे, ये पूरा जो नंबर है इसे देखो, 6 की घात 18, 7 की घात 11, 9 की घात 13, इस तरह से लिख रहा है। अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख रहा है कि 6 कितने हैं? 18 हैं, 7 कितने हैं? 11 हैं, 9 कितने हैं? 13 हैं। मगर आपसे पूछ रहा है प्राइम, तो आप कहोगे 6 तो अभाज्य नहीं है, 7 है, 9 भी नहीं है। तो क्या करेंगे? 6 को ब्रेक करके लिखेंगे, 2 गुणा गए 3 की घात 18 गुणा गए 7 की घात 11 गुणा गए 3 गुणा गए 3 लिख लो, और इन्हें ब्रेक करके लिखोगे 2 की घात 18 गुणा गए 3 की घात 18 गुणा गए 7 की घात 11 गुणा गए 3 की घात 13 गुणा गए 3 की घात 13। अब भाई छतरी है दोनों के ऊपर, दोनों ने ले ली तो एक इसके आप ऊपर आ जाएगी, एक इसके ऊपर आ जाएगी। ऐसी दो के ऊपर, दोनों के ऊपर ये छतरी थी 18 की, तो जब ये वाले भाई साहब गए तो इन पे भी आई और ये गए तो इन पे भी आई, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने देखा कि ये सब अभाज्य संख्याओं में टूट गए। अब इनकी जो घातें हैं उनको जोड़ के बता दो कितने हो गए। तो आपने जोड़ा 18 + 18 36, 36 तो ये हो गए, 18 18 36 हो गए, और 13 13 26 हो गए, ठीक है। 13 दूनी 26 और 11 ये हैं, तो सबको जोड़ा 12 और एक 13, 5 और एक 6 और एक 7, 73 आ रहा है, ठीक है। तो 73 ऐसे नंबर्स हैं। इसमें और क्या क्या सवाल बनते हैं? इसमें तो इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा अभाज्य गुणनखंड बताओ। पहला पूछा इन्होंने, पहला सवाल बन रहा है अभाज्य गुणनखंड, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, है ना। तो ये हमने निकाल लिया, गॉट इट। दूसरा इसी में सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है? कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक है। तीसरा इसमें बनता है सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। चौथा बनता है विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। दिख रहा है? देख लो भैया, विषम गुणनखंडों
खंडों की संख्या बताओ। दिख रहा है ना साहब, देख लो। चलो ठीक है, ये 4 बनते हैं। अभाज्य तो सबसे आसान है, सीधे सीधे जो पावर है उन्हें जोड़ लेना है। कुल गुणनखंड भी आसान है, उसमें क्या करना है आपने, जो भी इनकी पावर है ना, जैसे 18 है तो उसे लिखना है 18 + 1, 19 गुणा गए। 18 दूसरा भी है तो 18 + 1 19 हो गया, इसे भी ले लेना है। 11 है ना, तो 11 को लिखना है 11 + 1 22 हो गया। फिर कितना है, 13 है ना, 13 + 1 और गुणा गए 13 + 1, इन सब की गुणा कर देनी है। तो इतना बड़ा सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, इतना तो कंफर्म है। इसमें वो पूछेगा ही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या तो ऐसे निकल जाएगी, समझ में आई बात? ठीक। इसके बाद सम और विषम, इनके लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे इन्हें सही से समझ लेना। ठीक है, तो जो भी चीजें हम कर रहे हैं ना, उस पर रिलेटेड जो भी चीजें हैं, अलग अलग धाराओं में जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, 1-1 घंटे के लेक्चर हो जा रहे हैं। मगर आपने ये तो याद कर लेना है। देखो, अभाज्य और कुल गुणनखंड हमें पता लग गए कैसे निकालने हैं। जैसे एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, उससे करके भी बता देता हूं। एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, उससे करके बता देते हैं। सपोज मैंने कहा कोई नंबर है 6, उसमें पूछ रहा है कि कुल कितने हैं, तो 2 गुणा गए 3 किया आपने, यही गुणनखंड है उसके। अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो 2 और 3 बोले तो कितने हो गए, तो आपने कहा 2 हो गए, अभाज्य तो 2 हो गए। कुल गुणनखंड कहेगा, ठीक, तो हमने कहा 2 में 1 जोड़ो, 1 में जो घात है उसमें 1 जोड़ो, तो 1 + 1 गुणा गए। इस 1 में भी 1 जोड़ के गुणा कर लो, 1 + 1, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएंगे। 4 कौन कौन से हो गए, एक आपने कहा 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 6 है, 4 हैं टोटल। कुल गुणनखंड कितने हो गए, 6 हो गए। इसी तरह से सम और विषम को भी देख लेना है आपने। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कौन कौन से गुणनखंड है, ये सारे हैं। गुणनखंड का मतलब ये हो गया, फैक्टर्स का मतलब ये हो गया कि ये जो 6 है ये किस किस संख्या से विभाजित हो जाता है। तो आप कहेंगे 1 से विभाजित हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 6 से हो जाता है। कुल गुणनखंड का मतलब ये होता है। समझ में आ रही है बात? ये मतलब हुआ इनका। आप कुछ और सोच रहे थे तो उसे मैं क्लियर कर दूं। गुणनखंड का मतलब हो गया कि 1 से विभाजित होता है 6, 2 से विभाजित होता है 6, 3 से होता है, 6 से होता है, इन सारे नंबर से विभाजित हो जाता है 6। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे अक्सर सोच में पड़ जाते हैं, क्या करें, मैथ्स का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है, किसका सवाल है, किसका नहीं है। आपने एक चीज सोचनी है बस, अगर आपके पास वेरिएबल्स आ जाए, चर आ जाए, वेरिएबल्स फॉर्म में सवाल आ जाए, इस तरह से सवाल आ जाए जैसे ये लिखा हुआ है, आपने ये देखना है इक्वेशन कितनी है, समीकरण कितनी है। समीकरण कितनी है, 1 और 2। यहां लिख रहा हूं 2 समीकरण है, और वेरिएबल चर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 चर हैं जो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं ना। चर का मतलब समझ में आता है, वेरिएबल। 2 समीकरण है और 4 वेरिएबल हैं, तो बहुत नाइंसाफी है। जितनी समीकरण है उतने ही चर होने चाहिए, जितनी समीकरण है उतने ही चर होने चाहिए, तब आप सवाल को सही कर सकते हैं। तो आपने बोला तो ज्यादा है, ठीक है। तो आपने इस तरह के सवाल में क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वल करने की कोशिश करनी है। पहले तो इसे लिख लेना जो मैंने कहा 2 समीकरण है, पहली समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है। चर क्या क्या है, तो आप कहेंगे ए है, बी है, सी है और डी है। ये 4 चर हैं। 2 समीकरण 4 चर बोले तो वेरिएबल। बहुत नाइंसाफी है, ऐसे में लड़ाई होगी, भाई प्लेट 1 है मोमो की और खाने वाले 4 लोग हैं, मान लो कि उसमें केवल 2 ही मोमो आते हैं, तो लड़ाई होगी नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ होगी। क्या करोगे? बोलोगे लोगों को थोड़ा कम करेंगे या समीकरण थोड़ी ज्यादा बढ़ाओगे। समीकरण नहीं बन सकती,
इनको ही कम कर सकते हो, आपके हाथ में जो है वो इनको ही कम करना है, तो कम किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। पैसे चाहिए ना यार उसके लिए, समझ रहे हो? आ जाओ, समझो इसे कैसे करेंगे, सवाल की भावनाएं समझो। इस तरह का कोई सवाल अगर आ गया तो अब हमारे यहां जो पढ़ रहा है बच्चा वो गलत नहीं करेगा, इसे ध्यान से समझना। मैंने देखा कि जो ए है वो दो जगह है, यहां भी है और यहां भी है, ठीक है? तो मैं ए का मान ले लेता हूं 0। ए का मान 0 लेने से हुआ क्या कि मेरे पास आ गया b इक्वल टू 2c, क्योंकि ये तो 0 हो गया, और यहां आ गया c प्लस डी बराबर 0। आगे बात समझ में? अभी भी आपने कहा कि सर इक्वेशन तो फिर भी सॉल्व नहीं हुई, तो फिर मैं क्या करूंगा, c का मान लेता हूं। मैं c का मान मैं देखता हूं, दोनों जगह c है तो c की वैल्यू ले लेता हूं। मैंने ले लिया 1। जैसे ही मैंने c1 लिया तो मेरे पास b का मान आ गया 2। b का मान आ गया 2 क्योंकि c की जगह मैंने 1 पुट किया, और यहां मैंने c की जगह 1 पुट किया तो d का मान आ गया -1। आई बात समझ में? मतलब 2 को हटाने के बाद सब शॉर्ट आउट हो गया। इस क्वेश्चन को करना है आपने एक बार, बहुत प्यारा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, ध्यान से समझिए इसे। अब आपको मालूम चल गया a 0 है, b 2 है, c 1 है और d -1 है। यहां इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करो, तो आपने क्या किया, a की जगह 0 पुट किया, a की जगह 0 पुट किया, a की जगह 0 पुट किया, a की जगह 0, सबको एक साथ चेक करें। c की जगह आप कितना पुट कर रहे हो, 1 पुट किया, तो 0 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है? आ रही है बात समझ में? फिर आपने क्या किया, d की जगह आपने क्या किया, देखो d कितना दे रहा है, -1 दे रहा है, तो 2 × -1 इस तरह से देगा। b की जगह हमने कितना पुट किया था, अच्छा b का तो हमने किया ही नहीं, b की जगह हमने 2 पुट किया, d की जगह हमने -1 पुट किया, d की जगह हमने कितना -1 पुट किया, b की जगह हमने कितना पुट किया, देखो b की जगह हमने 2 पुट किया, b की जगह हमने 2 × 2 पुट किया। आई बात समझ में? जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दी। अब आपने देखा कि ये तो हो रहा है 1 बराबर -2। क्या ऐसा पॉसिबल है 1 बराबर -2 क्या होता है? आप बोलोगे नहीं, पागल हो गए हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है, 1 -2 के बराबर नहीं होता। दूसरे को आपने देखा -1 क्या 3 के बराबर होता है, तो आप बोलेंगे नहीं होता। फिर तीसरे ऑप्शन को देखो, 1 बराबर 2 - 1 कितना होता है, 1 बराबर, अरे आपने बोला 1 बराबर 1 दे रहा है, 1 बराबर 1 दे रहा है, और d को आपने ऑब्जर्व किया तो 1 बराबर 4 दे रहा है। 1 बराबर क्या 4 होता है? आपने बोला पागल हो गए हैं क्या ये? गॉट इट? आ रही है बात समझ में? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आपने ऐसे करना है। थोड़ा सा टाइम लेता हूं मगर आराम से समझाता हूं, ये आपने समझना है, ठीक है? आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ठीक? जो पहला वाला पार्ट था वो अलजेब्रा का पार्ट था। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो अलजेब्रा का क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज का मिसिंग नंबर बताओ। तो आपने क्या देखा, आपने सीरीज को ना पहले दूर से देखना है, एकदम पास आके नहीं देखना है, दूर से देखो सीरीज को, सारे नंबर्स को दूर से एक साथ देखो। तो आप जब दूर से देखते हो ना तो आपको यूं दिखेगा 36 36 36 36 36 दिखेगा। मेरी ये बात याद रखना, जब भी सीरीज का क्वेश्चन करो, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन करो तो दूर से देखो, दूर से चीजें, ब्रॉड व्यू दिखेगा, समझ रहे हो? जब ब्रॉड व्यू दिखेगा तो सब साथ में दिखेंगे। आप क्या करते हो, आप पास जाते हो, पास जाके फिर देखते हो, और उसमें क्या हो जाता है कि आप पर्टिकुलर एक संख्या और दूसरी संख्या के बीच का डिफरेंस निकालने लग जाते हो। वहां कहानी खराब होती है। निकालना है डिफरेंस, मना नहीं कर रहा नहीं निकालना डिफरेंस, मगर डिफरेंस आपने तब निकालना है जब आपने दूर से देखने पर आपको कुछ नहीं दिखा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आपको कुछ नहीं दिखा तब निकालना है आपने। आगे देखो क्या होगा। आपने कहा 36 था, फिर 36 हुआ, फिर 36 हुआ, फिर 36 हुआ, फिर 36 हुआ, है ना? अब ये पीछे जाएगा। पीछे कैसे जाएगा? यहां आएगा 6 और 36। देखो 36 ऐसे में लिखा, फिर ऐसे में लिखा, फिर ऐसे में लिखा, फिर ऐसे में लिखा, फिर ऐसे में लिखा। देख रहे हो? अब कैसे में लिखेगा? ऐसे में लिखेगा, नहीं लिखा है, ऐसे में लिखेगा। लिखा हमने 36 ऐसे में, बोले तो 63 हो गया। पीछे आएगा, बाद में आएगा, बाद में लिखा।
आपने बोला ओके। फिर आपने कहा ये 24 वाले के साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा, सीधी सी बात है, दिमाग चल जाएगा आदमी का। अगर हल्का सा भी क्लू मिल गया, पुलिस क्या करती है, चोर के पास जाती है, चोर कांपने लगता है, क्लू मिल गया, यही इसी ने कुछ किया है, नहीं किया है तो इसे पता है, नहीं पता है तो इसने कुछ देखा है, नहीं देखा है तो कुछ और हुआ है, मगर ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है, समझ रहे हो। इसी तरह से वो जब रीजनिंग का क्वेश्चन बनाते हैं ना, वो आपको कुछ ना कुछ क्लू देंगे। वो नहीं चाहते कि क्वेश्चन कभी सॉल्व ना हो, वो चाहते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो। और ऐसे दिमाग वाले बच्चे, ऐसे स्मार्ट बच्चे वो कर लें। वो स्मार्टेस्ट कैसे आएगी, वो क्वेश्चन कर करके आएगी जब आप दूर से देखोगे। समझ रहे हो, लड़ाइयां अगर हो रही हैं और आप लड़ाई के बीच में घुस गए, काम खराब हो जाएगा। यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है, सारी कंट्री बाहर से देख रही है, समझ रहे हो। अमेरिका अंदर नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, अंदर गया तो रशिया और अमेरिका भिड़ जाएंगे। तो आपने भी क्वेश्चंस को इसी तरह से देखना है, सीधे अंदर नहीं जाना है, पहले थोड़ा दूर से देखो, फिर जब आपको दिखा कि हाँ दिख गया है तो हम अंदर आएंगे, हमारे काम का क्वेश्चन है, हम कर लेंगे, तो करने हैं। देखो फिर आपने देखा 24 है, तो आपने बोला 24 के बाद ये 4-3 हो रहा है, अच्छा, तो आपने कहा नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है, और कुछ और क्या हो रहा है, ऐसे में हो रहा है। देखो 42 है, फिर 43वां, देख रहे हो, 42 था, 43वां, फिर कैसे में लें, पीछे से, ऐसे में देखो 44वां, 45 हो गया, समझ में आ रही है बात, फिर 46वां, अब 47 होगा, ऐसे में 47, देख रहे हो, लिंक दिख रहा है, समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं, आपने ढूंढना है, क्वेश्चन के पास नहीं जाना है। क्वेश्चन के जितने ज्यादा पास जाओगे उतना कम दिखेगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप एक बार में पढ़ लोगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन दिख जाए एक बार में, ठीक है ना। आप देखते होंगे आपके साथ के कुछ बच्चे फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, वो पास नहीं जा रहे हैं, मगर उन्हें भी नहीं पता है, समझ रहे हो। ये जो बात है ना, ये हमें पता है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे कहां फंस रहे हैं। एक बच्चा कर रहा है, दूसरा बच्चा नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो रहा है। तो आपने कहा 4763 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्लियर हुआ ये। और जो मैं बातें कह रहा हूं ना, उन्हें ध्यान में रखने का है। इस क्वेश्चन को देखो, मैंने हमेशा कहा दूर से देखो, पास जाओगे बिखर जाओगे, भिड़ जाओगे, बम गिर जाएगा। पास मत जाना, पहले ही दूर से देखना, क्योंकि यूके पीएससी का जो पेपर है रीजनिंग के लिए कह दूं तो मैथ्स वाले कोई सर बना रहे हैं, मैथ्स वाले सर बना रहे हैं। लिख के दे सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, पहुंचा दो उन तक अगर देख रहे हैं वो। अगर आपको लगता है वही देख रहे हैं सपोज, तो मैं कह रहा हूं कि कोई मैथ्स वाले सर बना रहे हैं। मैथ्स वाला कोई आदमी है जो ये पेपर बना रहा है, वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स इसमें डाल रहा है, समझ रहे हो। पेपर ऑब्जर्व करते हैं, हमारा एक ही काम है, स्ट्रेटजी बनाना, स्ट्रेटजी बनाना। और स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आप देखो क्वेश्चन को देखो, आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आप देखोगे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, रिलेशन ढूंढोगे, नॉर्मल है, हम भी ढूंढते हैं, मैं भी ढूंढता हूं। मगर जब मैं उत्तराखंड के पेपर पे आता हूं और मैं पीसीएस के पेपर्स को देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, तो मुझे मालूम चलता है कि ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट डालते हैं, ये रीजनिंग नहीं कर रहे, ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स डाल रहे हैं। और मैथ्स का कॉन्सेप्ट ये है, आपको बताऊं तो आप कहोगे कि ये प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं के साथ खेल रहे हैं, अभाज्य संख्याओं के साथ खेल रहे हैं। देखो, देख पा रहे हो, अभाज्य संख्याओं के साथ खेल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी अभाज्य संख्या, नंबर सिस्टम का लिंक डालूंगा, उसमें सब देख लेना, प्राइम नंबर क्या होते हैं, सम क्या होते हैं, विषम क्या होते हैं, क्योंकि ये दे रहे हैं, इनके बगैर काम नहीं चलना, दे रहे हैं। देखो क्या है, 7 दिया, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 आएगा, 11 के बाद अगला 13 आएगा, 13 के बाद 17 ही आएगा, 17 के बाद 19 ही आएगा, 19 के बाद 23 ही आएगा,
23 के बाद 29 ही अगला अभाज्य संख्या होगी, और 29 के बाद 31, और 31 के बाद 31 के बाद 37 अगली प्राइम नंबर होगी, अभाज्य संख्या होगी। और क्या लोगे भैया, ये पूछ रहे हैं, ये दे रहे हैं। इसलिए रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं होते। रीजनिंग करते हुए बच्चे को लगता है कि वो इसमें कुछ लॉजिक निकाल लेगा, मगर जब वो दूर से नहीं देखता है, इन क्वेश्चंस को नहीं देखता है, एग्जाम का पैटर्न नहीं समझता है, एग्जाम को नहीं समझता है, तो इसमें रीजनिंग लगा देता है, और रीजनिंग लग नहीं रही होती है, फिर कुछ भी ऑप्शन मार के निकलने की कोशिश करता है, जो कि बाद में गलत साबित हो जाते हैं। मैथ्स लगा रहे हैं, मैथ्स करा रहे हैं, और ये बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। मिसिंग टर्म बतानी है, तो मैंने आपसे कहा कि जो ये अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग है, इनकी नंबरिंग याद कर लो, आसान रहेगा। देखो कैसे आसान रहेगा। सी होता है तीसरा, एफ होता है छठा, आई होता है 9वां, एल होता है 12वां। समझ में आ रही है बात। तो जैसे ही मैंने 3, 6, 9, 12 देखा, मैं सीधे लिख दूंगा 15। 15 का मतलब बीच में आएगा ओ, मतलब बीच में मतलब सबसे पहला जो लेटर आएगा ओ। केवल ये देखने के बाद क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कुछ और देखा ही नहीं। मगर अगर आपको नंबरिंग याद नहीं है, अल्फाबेट्स की ABCD की नंबरिंग याद नहीं है, तो 1 2 3 4 5 लिखते हो पहले, और फिर देख देख के करते हो, और देखने में कभी गड़बड़ हो गई तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, फिर तो होता ही नहीं है वो, क्योंकि देखने का मतलब याद ही नहीं है। ठीक है, फिर दूसरे को भी देख लेते हैं। एल है 12, ओ है 15, आर है 18, 21। अब देखो 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, 3 3 का अंतर आ रहा है। 12 के बाद 15 आया, 15 के बाद 18 आया, 18 के बाद 21 आया, 21 के बाद आप कहोगे चीख चीख के कि सर 24 आएगा, और 24 का मतलब होता है x। बीच वालों को देखें, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16। तो कैसे नंबर है? मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि नंबर्स को पहचान लो कि नंबर्स स्क्वायर्स हैं, वर्ग हैं, घन हैं, क्यूब हैं, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, 3 के मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हैं, 5 के मल्टीपल हैं, 6 के मल्टीपल हैं, 7 के मल्टीपल हैं, 11 के मल्टीपल हैं, किसके मल्टीपल हैं? तो नंबर्स को पहचान लो, नंबर से दोस्ती करो, जितना भागोगे उतना दिखेंगे। ठीक है, तो 16 जैसी आपने देखा, आपका हो गया, अब आएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी, कंफर्म हो गया। आगे बात समझ में। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही न्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे, मैं हमेशा कहता हूं दूर से देखो पहले क्वेश्चन को। जब आप दूर से देखते हैं क्वेश्चंस को, तो शायद आपको लॉजिक मिल जाए, और आप अगर इसे ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, 8 और 4 का जो डिफरेंस है वो है 4, 7 और 2 का जो डिफरेंस है वो है 5। आपने कहा अरे 45 लिख रहे हैं। ठीक, जब नंबर आपको ऐसे लगे ना भयानक से हैं, आत्मा कंपाने वाले हैं, कॉन्सेप्ट निकलेगा हल्का, ये तो याद रखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा हल्के हो जाते हैं। 6 में से 3 गया, 3 आ गया, 4 में से 1 गया, 3 आ गया, तो 33 लिख दिया। बोल रहा है 54, 94, 5 आएगा घटा के। घटाना जल्दी आना चाहिए, घटा ही नहीं पा रहे हो, ऐसे करके घटा रहे हो, मुश्किलात हो जाएंगी। ऐसे करके घटाते हो, मुश्किलात हो जाएंगी। ये जल्दी घटाने का। 8 में से 2 गया, 6 आ गया, 56 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन बस मैथ्स के हैं, और इसमें भी मैं डायरेक्ट जो फॉर्मूले हैं वो बता रहा हूं। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके इसका बस एक जो पहला कॉन्सेप्ट लेक्चर है ना वो देखना है। वो देख लोगे कहानी खत्म हो जाएगी। एक बार देख लोगे तो मजा ही आ जाएगा, मगर देख लो क्या कह रहा है। 1200 रुपए में 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के वार्षिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही हो, में अंतर बताओ। ठीक है, देखो छमाही ब्याज की बात कर रहा है, और वार्षिक जो दर दे रखी है 10% दे रखी है। 1 साल बोले तो 12 माह का कितना ब्याज ले रहे हैं, तो आप कहेंगे 10%। एक बात बता दो भैया, हमें
6 माह का कितना ब्याज लेंगे, तो आप बोलेंगे 5%। ये तो हर बच्चा कर सकता है ना, ये हर बच्चा कर सकता है। इतना समझ में आ रहा है? आपने बोला हाँ। अब उसने कहा कि दर से 1 वर्ष के लिए कह रहा है, 1 साल, 1 साल के लिए कह रहा है, 1 साल। तो आप कहेंगे 1 साल में कितने छमाही होंगे, तो आप कहेंगे 2 छमाही होंगे, 2 छमाही, बस ऐसे देख लेना है। इसके बाद अगर आपके पास 2 आ गया और आपसे पूछ क्या रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, किस किस का अंतर पूछ रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो CI माइनस SI का अंतर अगर 2 बार के लिए है, छमाही 2 था, 2 के लिए सीधे फॉर्मूला है PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। और अगर 3 साल की बात करता है CI माइनस SI, 3 साल का अंतर, तो आप कह देंगे PR स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। ये 2 फॉर्मूले याद कर लो। अगर आपको कह रहा है कि 2 दिख रहे हैं, यहां पे 2 दिख रहे थे, 2 छमाही थे, 2 साल थे, 2 कुछ भी हो, 2, और CI और SI के अंतर की बात कर रहा है, तो PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। P क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है बोले तो मूलधन है, मूलधन है। R क्या है, रेट है, बोले तो दर है। बस ये 2 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आपको 2 साल दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, 1 साल दिख रहा है, उसमें 2 छमाही है, 2 की बात कर रहा है, 2 छमाही कहे, 2 साल कहे, तो ये फॉर्मूला लगाना है। R क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे छमाही के लिए 5% है, छमाही के लिए 5% है, तो फॉर्मूला लगा देंगे PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, और P की वैल्यू कितनी है, तो देखेंगे 12,000 है, 1000 है, 1200 है, सॉरी 1200 है। और रेट R 10 दिया हुआ, तो 10 का स्क्वायर, 10 गुणा के 10 लिख लेते हैं, बटे 100 गुणा के 100, 100 का भी स्क्वायर है, 1020, 1020, 1020, 12 आ गया। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम क्या कर रहे हैं अभी, रेट 5% बोल के यहाँ पे 10 रख रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ। आप फॉर्मूले में लगाएंगे 1200 गुणा गए 5 गुणा गए 5 बटे 100 गुणा गए 100। आई बात समझ में? इस 100 से ये कट जाएंगे, 25 चौके, और 4 से 12 कटेगा, 3 आ जाएगा, तो 3 रुपए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे कब, 1 साल की बात कर रहा नहीं था वो, छमाही कह रहा था। छमाही कहा है ना, यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही देय हो तो 1 साल में 2 छमाही होंगे, और छमाही का जो रेट हो जाएगा वो 5% हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी। ठीक, एक और क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपने रट्टा मारने हैं, मतलब ये फॉर्मूले रट्टा मारने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। रट्टा क्या, ये वैसे भी रट्टा ही मारता है आदमी मैथ्स में। देखो जी क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन है एक मोटर बोट का है, नाव और धारा का क्वेश्चन है। और जो धारा है वो हमेशा कहाँ से निकलती है, तो आप कहेंगे पहाड़ से निकलती है। धारा निकलती है तो कुछ वेग होगा, जो वेग है, जो चाल है, उसे हम कह देते हैं एस। एस वेग से बहती है, कहाँ से बहती है, पहाड़ से बहती है मैदान की तरफ, पहाड़ से मैदान की तरफ। किस स्पीड से बहती है, एस स्पीड से बहती है। और इसी धारा में अगर एक बोट चलाई जाए ऊपर से नीचे, तो बोट की भी खुद की कुछ स्पीड होगी, खुद की जो स्पीड है उसे बी कहते हैं। जब वो धारा में आ जाती है तो दोनों स्पीड, बोट की और धारा की, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो वो जुड़ जाती हैं। आ रही है बात समझ में? लेकिन जब धारा तो नीचे की तरफ बह रही है, मैदान की तरफ, लेकिन बोट ऊपर पहाड़ की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो यहां पे ये स्पीड घट जाती है। इतना आपने ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं। इतना आपने ध्यान में रखना है। इतना अगर आपने ध्यान में रख लिया तो देखो क्या है, हमेशा ऐसे ही होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एक मोटर बोट जो कि किसी स्थिर पानी में गति है बोट की मतलब बी की वैल्यू दे रखी है, केवल बी की कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, पानी के बहाव की दिशा में जा रही है, मतलब ऐसे कितना गई, तो आप कहेंगे 30 किलोमीटर लिखा हुआ है। 30 किलोमीटर जाकर वापस आने में, 30 किलोमीटर जाती है और फिर वापस आ रही है कितना, तो आप कहेंगे 30 ही किलोमीटर वापस आ रही है। कुल समय दिया हुआ है ये,
तो एक फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो और आपको याद है, मुझे पता है, कि समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आप अगर देखेंगे तो समय बताया हुआ है, कौन सा समय बताया हुआ है, तो आप कहेंगे जाने प्लस आने का क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ, आपने कहा 4 घंटे 4.5 घंटे, 4.5 घंटे लिख सकते हैं, 4 घंटे 30 मिनट को 4.5 घंटे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, 4 और 30 को ऐसे लिख दो 60 से, 1/2 हो जाएगा। अगर लिखता 4 घंटे 20 मिनट तो इस तरह से लिख देते, 1/3 आ जाता। कह देता 4 घंटे 15 मिनट तो 15/60 लिखते, 1/4 आ जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है। आगे देखो, जाने में जो समय लगा तो आपने कहा दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, कितना गई, तो आपने कहा 30 गई, बटे चाल, किस चाल से गई नीचे, तो आपने कहा b+s की स्पीड से गई। और जब आई, कितना आई, तो आपने कहा 30 आई, कितने की स्पीड से आई, तो आपने कहा ऊपर जाने के लिए जो स्पीड है वो दे रखी है b-s। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है। अब आपको b का मान भी दे रखा है, देखेंगे तो पानी में, स्थिर पानी में गति किसकी, मोटर बोट की स्थिर पानी में गति जो है वो 15 किलोमीटर है। का मतलब हो गया 15 पुट कर दो, यहां कर देता हूं 30/15 + s प्लस 30/15 - s बराबर 4.5। अब आपने ना 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 10, 6, 5 और 4। किसके मान है, तो पानी के बहाव की गति, मतलब s का मान पूछ रहा है और s के मान ही ये और ये दिए हुए। इतना कर लिया, इतना ये याद रखना बस, जाने प्लस आने का बराबर समय, यही पूछता है, यही सवाल आता है। ठीक है, s का मान अगर आप देखेंगे, s का मान अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या, यहां 4 ऑप्शन दिए हुए, 10 है, 6 है, 5 है, 4 है, एक एक करके सारी वैल्यू पुट करो। तो मैं 5 पुट कर रहा हूं, 5 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, तो 30/20 यहां लिख देते हैं, 30/20 प्लस 30/10। ये देखो, ये तो 3 घंटे आ गए और ये कितने आ गए, 3/2 मतलब 1.5 घंटे। 1.5 घंटे और 3 घंटे अगर जुड़ गए, 3 घंटे और 1.5 घंटे जुड़ गए तो आप कहेंगे 4.5 घंटे हो गए। तो इट मीन्स जो स्पीड आ गई है बोट की वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको इसे थोड़ा सा सही से देखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 17 की घात 17 के इकाई के स्थान पर अंक होगा। जब भी आपसे यह पूछे इकाई के स्थान पर होगा तो बस आपने इकाई के नंबर को देखना है। तो आपने 17 को नहीं देखना, नीचे वाले बेस में केवल 7 को देखना है और घात जो है 17 ऐसे सोचना है। ठीक है, इकाई के स्थान पर अंक होगा तो ऐसे सोचना है कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, अभी तो 7 है। फिर आपने क्या करना है, जो 17 है इसे हमेशा 4 से भाग करना है। जो भी घात है उसे किससे भाग करना है, 4 से। मैं कर रहा हूं 4 से 17 को भाग कर रहा हूं, 4 चौके 16, कितना आ गया, 1 आ गया। आपको ये 1 इस 17 की जगह रख लेना है, यहां रखा 1। 7 की घात 1 कितना होता है, आप बोलोगे 7 होता है, मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हर सवाल में आपने यही करना है, हर सवाल में यही करना है, 4 से भाग करना है, बस 4 से भाग करना है, ज्यादा नहीं करा रहा हूं, बस 4 से भाग करना है। हर जगह यही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी सवाल पूछे 4 से करना है, इस तरह से ये कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो ये शॉर्टकट है, ज्यादा दिमाग में लोचा नहीं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर अगर आप थोड़ा और अच्छे से करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे भी देख लेना एक बार। मगर इतने से काम चल रहा है, ये याद रखना, इतने से काम पूरा चलेगा, पूरा चलेगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें क्या है, आ गए जी। तो कल एक स्टूडेंट का डाउट आ गया इस सवाल में, बहुत ही अच्छा लगा हमें। इट मीन्स कि आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपका जो डाउट है उसे क्लियर करेंगे। देखो सिलॉक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो कथन होते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं, कुछ ए बी है तो फिगर ऐसे बनती है। आ रही है बात समझ में? सभी ए बी है तो सभी जो ए हैं वो बी के अंदर होते हैं। आपने बोला बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं। कोई ए बी नहीं है, उसमें ये लाइन जाती है जो ये बताती है कि भाई ये बोतल और इस पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एक लाइन बना के बताते हैं हम, समझ रहे हो? नहीं है वाले में ये बताते हैं, ठीक। फिर कुछ ए बी नहीं है तो कुछ जो ए हैं ये वाले वो बी नहीं है, इस तरह से बनाते हैं। अब कल वाला जो सवाल था वो कुछ इस तरह से था, एक ऐसे गया हुआ था, एक ऐसे गया हुआ था, शायद ऐसी था, और फिर कुछ ऐसे था, और फिर कुछ ऐसे था, ठीक। अब समझो, मैं नाम लिख लेता हूं, मैं इसे ए कह देता हूं, इसे बी कह देता हूं, इसे सी कह देता हूं, इसे डी कह देता हूं। ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, जब कोई ए बी नहीं है का रिलेशन कहेगा तो ये वाली लाइन दिखेगी, किस किस के बीच में दिखेगी, तो आप कहेंगे ए और बी के बीच में दिखेगी। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब देखो कथनों से, यहां निष्कर्ष जो था वो लिख लेता हूं, जो निष्कर्ष था जिसमें आपको डाउट था, निष्कर्ष। और निष्कर्ष ये है कि कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है, यही था निष्कर्ष। ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है? कोई ए डी नहीं है, यह निष्कर्ष है। अब इसमें गड़बड़ी क्या हो रही है, आपने देखा कि ए का जो सर्कल है वो ये है, डी का सर्कल है वो ये है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, जो आपने सोचा है बिल्कुल सही। इस वजह से आपने कह दिया कि ए का सर्कल यहां है, बी डी का सर्कल यहां है, तो कोई भी ए डी तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। आपने यही तो कहा है ना? आपने जो कमेंट किया है उसमें आपने यही कहा है, तो मैं कहूंगा हाँ, आपने जो सोचा है वो सही सोचा है। दोनों अलग अलग हैं, ठीक। मगर हमने क्या कहा कि कोई ए बी नहीं है, में ये लाइन दिखेगी कि ए का बी से संबंध है। क्या संबंध है? कि वो दोनों दोस्त नहीं हैं, नहीं है वाला संबंध। तो आपको क्या ए और बी डी के बीच में लाइन बना के दिखा देता हूं, एक मिनट है। ए और डी के बीच में क्या ऐसी कोई लाइन दिख रही है? तो आप कहेंगे नहीं दिख रही है, ये भी तो नहीं दिख रही है। आपको साफ साफ क्या दिख रहा था कि ए अलग है और डी अलग है, अलग अलग दिख रहे थे, मगर आपको ये लाइन नहीं दिख रही है। और अगर ऐसी लाइन नहीं दिख रही है ए और डी के बीच में, देखने की बात से कह रहा हूं, तो आप कहेंगे कि ये जो निष्कर्ष है ये हो जाएगा गलत, साफ साफ गलत। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आई बात? क्योंकि हमने क्या कहा है कि कुछ ए बी हैं के लिए इस तरह से बनाइए, सभी ए बी हैं के लिए इस तरह से बनाइए, कोई ए बी नहीं है के लिए ये लाइन आनी जरूरी है। और किसके बीच में आनी चाहिए? जिनके बारे में बात कर रहा है उनके बीच में ये लाइन आनी चाहिए। अब आप देखें ए और डी के बीच में ये ब्लैक वाली लाइन तो मैंने अब बनाई है ना, पहले तो नहीं थी। तो क्योंकि ये वाली लाइन वहां पर नहीं है, इसलिए आप ये कथन जो हमने, निष्कर्ष जो हमने लिखा है, इसे सही नहीं कह पाएंगे। आगे बात समझ में? क्लियर हुआ? और अगर हो गया ना क्लियर, तो चलिए फिर ठीक है। थैंक यू वेरी मच आपको। और अगर आपको हमारा जो ये लेक्चर है ये पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।